माधोपुर गांव में गरीब बूढ़ा मनोहर अपनी पत्नी लता, बेटी रूपा, बेटे रमन और बहू सुमन के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनका एक खेत था जिस पर खेती करके जैसे तैसे वो अपना घर चलाते थे। सुमन गर्भवती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बाप बेटे रोज सुबह सुबह खेतों पर काम करने निकल जाते और शाम ढलने के बाद ही थके हारे घर लौटते। उन लोगों का जीवन गरीबी में कट रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग काफी खुश थे। बाबूजी, इस बार हम गरीब किसानों ने अपने खेत में जो भी बोया है उसकी फसल बढ़ चढ़कर हुई है। सच भैया? फिर तो इस बार हम फसल का पर्व मनाएंगे ना? हमारे घर में मालपुआ, पूरी, पनीर पकवान बनेंगे ना? हाँ छोटी, इस बार हम जरूर फसल पर्व मनाएंगे। ये कहकर वो कुछ देर बाद बाहर चला जाता है और रोने लगता है। मनोहर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे क्यों इन सबको झूठा दिलासा दे रहा है रमन? तू अच्छे से जानता है हम किसानों का भाग्य फूटा हुआ है। मिट्टी में खून पसीना बहाकर बंजर मिट्टी में सोना हम उपजाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल वो लालची कपटी मुखिया खाता है। ऊपर से अपनी जमीन का लगान भी हमें ही देना पड़ता है और हम इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। सही कहा बाबा, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब पता नहीं बेटा, कब तक हमें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। काश हमारा घर ऐसी जगह होता जहां हमें किसी की कोई गुलामी नहीं करनी पड़ती। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बीतने के बाद सभी किसान अपनी अपनी फसल काटकर घर ले आते हैं। अगले दिन मुखिया गांव के चौराहे पर आता है और सभी किसानों को आवाज लगाकर कहता है, अरे किसानों, हरिया, मनोहर, राजू, कहाँ हो सबके सब? चलो लाओ, जल्दी से जल्दी अपनी सब फसल लाओ। फिर सभी किसान अपने घरों से फसल लेकर आते हैं। ये लीजिए मालिक, मैंने सरसों उगाया था वही लाया हूँ 3 बोरी, और मैंने गेहूं तो 2 बोरी मैं लाया हूँ। शाबाश। लेकिन ये मनोहर कहाँ मर गया? वो अभी तक फसल लेकर नहीं आया। मनोहर, रमन, अरे कहाँ मर गए दोनों बाप बेटे? लेकिन मनोहर गुस्से में वहां आता है। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे और कर नहीं दूंगा। सारा साल खेतों में मेहनत करे हम और फल ले जाए तू। साले बुड्ढे, तू मुझसे बगावत करेगा? अरे ओ जग्गा, जरा बरसा तो इस पर इतने कोड़े की इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अब हरिया कोड़े मार मार कर उसकी खाल लाल करते हैं। बूढ़ी पत्नी आशा और उसका बेटा रमन रो रो कर मिन्नतें करने लगते हैं। छोड़ दो मेरे बाबूजी को, मत मारो इन्हें। छोड़ दो मेरे पति को, अब गरीबों को यूं सताकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस मुखिया जी, अब हम तुम्हें अपनी फसल का एक भी कण नहीं देंगे और ना ही आपके जुर्म सहेंगे। अच्छा, अब तेरी भी जुबान चलने लगी? इन लोगों का बड़ा मुंह चलने लगा है। एक काम करो, इन्हें इस गांव से ही बाहर फेंक दो ताकि इन्हें अच्छे से सबक मिले। साथ ही सभी गांव वालों को भी ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि मुखिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। वो मनोहर और उसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल देता है। सुमन 8 महीने की गर्भवती थी। वो चलते चलते थक जाती है। रमन जी, मुझसे अब और नहीं चला जाता, मेरे पैर दुखने लगे हैं। तभी अचानक से सुमन बेहोश हो जाती है। सुमन, सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? माँ देखो ना, सुमन को क्या हो गया? घबरा मत रमन, ये पेट से है तो थोड़े चक्कर आ गए होंगे। इसने ना जाने सुबह रोटी भी खाई है या नहीं। कुछ देर में वो होश में आ जाती है। बहू, तू ठीक तो है ना? जी माँ जी। अच्छा ये बता, हम सबको खाना देने के बाद तूने खुद भी खाना खाया था या नहीं? माँ जी, अगर मैं खा लेती तो आप सबके लिए रोटी पूरी नहीं होती। मैं जानती थी माँ, इसीलिए मैंने भाभी के लिए ये एक रोटी बचा ली थी और आते वक्त अपने साथ रख ली थी। लो भाभी, थोड़ा नमक भी लाई हूँ, इसके साथ खा लो। मेरी प्यारी ननद। माँ जी, मुझे तो फिक्र हो रही है, अब हम कहाँ रहेंगे? एक झोपड़ी थी वो भी हमसे छिन गई। तू चिंता मत कर बहू, कोई न कोई इंतजाम हो जाएगा। कुछ देर बाद वो चलते चलते एक जगह बैठ जाते हैं। तभी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उनके सामने एक हवा में उड़ते हुए जमीन का टुकड़ा आता है जिस पर घर बना हुआ था। ये कैसा चमत्कार है, ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं देखा। तभी उनके सामने पवन देवता प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं पवन देवता हूँ। मैंने मुखिया और तुम्हारी सब बातें सुन ली। तुम लोगों ने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और अपने हक के लिए लड़े, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उड़ता हुआ ससुराल दूंगा
जहां तुम सबको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सब क्या है? ये तुम्हारा जादुई उड़ता हुआ ससुराल है सुमन। अब तुम इस उड़ते हुए ससुराल में रहना, जहां तुम्हारी सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होगी। साथ ही तुम सबको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वहां उपजाऊ भूमि भी होगी, जिस पर तुम आसानी से खेती कर सकोगे। क्या मेरा उड़ता हुआ ससुराल होगा? अब वो सब उस उड़ते हुए ससुराल में चले जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा घर होता है और बड़ी ही अच्छी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। पानी की नदी बह रही थी, सुंदर सुंदर बाग बगीचे थे। वाह, यहाँ तो कितनी अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। हाँ बहू, अब हमने वर्षों तक दुख भोगे हैं, तो अब हमारे सुख के दिन आ गए। हाँ माँ जी, अब हमें यहाँ किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम तो इस उड़ते हुए ससुराल में आ गए और हमें उस मुखिया से छुटकारा मिल गया, लेकिन बाकी गांव वालों का क्या? हमें उनके लिए भी कुछ सोचना होगा। तुम ठीक कहती हो सुमन, लेकिन अभी मुझे तेज भूख लगी है। चलो अंदर चलकर खाने को कुछ बना दो। अब वो सब रसोई में जाते हैं, जहाँ ढेर सारा खाने का सामान रखा हुआ होता है। वो सब पेट भर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो खुशी खुशी अपने उस उड़ते हुए ससुराल में रह रहे थे। कुछ दिन बाद सुमन एक बड़े ही प्यारे बेटे को जन्म देती है। फिर एक रोज वो ऊपर से देखते हैं कि गांव में तेज बाढ़ आ रही है। सभी गांव वाले जान बचाते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। माँ जी, हमें इनकी मदद करनी होगी। वो अपने उस उड़ते हुए गांव को जमीन की तरफ ले जाते हैं और उन सब गांव के लोगों को अपने उस बड़े से उड़ते हुए ससुराल में बुला लेते हैं। उधर मुखिया का घर बाढ़ से टूट जाता है। अरे मेरा घर, कोई मुझे बचाओ। तभी ऊपर उड़ते हुए गांव से मनोहर कहता है, मुखिया, आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अब मुखिया और उसके गुंडे आदमी वहीं जमीन पर ही रह जाते हैं, जिससे वो उस बाढ़ में बह जाते हैं। अब उन सबको उस अत्याचारी मुखिया से छुटकारा मिल जाता है, जिससे अब सब बहुत खुश थे। शीशे के सामने खड़ी 14 साल की सगुन रानी की तरह सर पर चुनरी डाले और ढेर सारे नकली गहने पहनकर खड़ी थी। तभी उसका पिता खेत से घर आता है। अरे वाह, मेरी रानी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। बाबा देखना, एक दिन आपकी ये रानी बिटिया भी ना बड़े से महलों की रानी बनेगी। हाँ हाँ, मेरी रानी बेटी जरूर एक दिन बड़े घर की रानी बनेगी। बिल्कुल राजकुमार जैसा दूल्हा मिलेगा इसे। हाँ हाँ, हम अपनी रानी बिटिया के लिए ऐसा ही राजकुमार ढूंढेंगे। शगुन के बाबा एक किसान थे जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। शगुन की बचपन से ही ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, जहाँ सब कुछ सोने से भरा हुआ हो गई। अब शगुन को ना चाहते हुए भी घर के सारे काम करने पड़ते, खेतीबाड़ी से लेकर गौशाला तक के। एक रोज उनके गांव में मुखिया की बेटी की शादी थी। शगुन भी उस शादी में गई थी, जहाँ एक अमीर घर के लड़के निखिल की नजर उस पर गई। आओ, ये लड़की तो कितनी खूबसूरत है। अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात है बेटा, तुझे ये लड़की पसंद आई? हाँ पापा, वो। तभी वहाँ मनोहर भी आ जाता है। शगुन बिटिया, चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई। मनोहर, तू? संजय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बड़े सालों बाद लौटा है अपने गांव। हाँ, तू तो शहर में जाकर वहीं का होकर रह गया। क्या करूं दोस्त, काम में इतना उलझ गया कि वापस लौटने का मौका ही नहीं लगा। तू तो कितना बूढ़ा हो गया रे मनोहर। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है दोस्त, लेकिन तू तो अभी भी वैसा ही है, एकदम फिट। बस टकलू हो गया, बाल उड़ गए तेरे। दोनों दोस्त उस रोज खूब बातें करते हैं। निखिल और शगुन भी चोरी छुपे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो मनी मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन धनंजय और मनोहर ये बात समझ जाते हैं। लगता है मनोहर, अब हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है। तो क्या तुम इस गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? दोस्ती यारी में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती दोस्त। और मैं पहले भी किसान ही था, तो वो शहर चला गया और खुद का काम शुरू किया तो किस्मत चमक गई। मैं जाकर तेरी भाभी से इस बारे में बात करता हूँ, फिर जल्द ही शगुन बिटिया को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे। ये वादा है मेरा। ये वादा कर धनंजय वहां से चला गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात की, लेकिन गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कुछ दिन बाद खबर आई कि मनोहर भी इस दुनिया से चला गया। ये खबर मिलते ही धनंजय निखिल के साथ गांव पहुंचा और अपने दोस्त का अंतिम संस्कार किया। लेकिन धनंजय ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी अब शगुन को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देगी। इसलिए उसने निखिल और शगुन की शादी करवा दी और शगुन को बहू बनाकर शहर ले आया।
शगुन का बचपन का सपना पूरा हो गया और अब वो बड़े घर की बहू बन गई, लेकिन उसकी सास को वो पसंद नहीं थी। तुम अपने दोस्त की मैयत में गए थे या उस गरीब की बेटी को बहू बनाने? तमीज से बात करो उर्मिला, अब वो इस घर की बहू है। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी पापा जी। शगुन जब घर के अंदर आती है तो घर के अंदर रखी सोने की घड़ी, सोने का शोपीस देखकर हैरान रह जाती है। उधर उर्मिला गुस्से से भर जाती है। एक और गरीब लड़की आ गई मेरे घर में। पहले ये बड़ी बहू कम थी क्या जो एक और गरीब आ गई यहाँ? अपनी बकवास बंद करो उर्मिला, और ये मत भूलो मनोहर भी पैसे वाला ही था। वो तो उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया और अब शगुन जो है जैसी है इस घर की बहू है। धनराज के समझाने पर गुस्से में उर्मिला वहाँ से चली जाती है। रात को शगुन अपने कमरे में जाती है। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वो क्या है ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाया। और हाँ, माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। नहीं, माँ जी की किसी बात का मुझे बुरा नहीं लगा। उनका गुस्सा होना जायज है और आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही माँ जी के दिल में जगह बना लूंगी। और एक गरीब घर की लड़की ऐसे घर में आई है जहाँ हर चीज सोने की है, सोने के बर्तन, सोने का टेबल, सोने का बेड, हर चीज। तो थोड़ा वक्त तो माँ जी को लगेगा ना एक गरीब बहू को अपनाने में। शगुन अपने सोने से भरे ससुराल की चकाचौंध देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन, शगुन आज आपकी मुंह दिखाई की रस्म है। ये लो, इस सोने की थाल में तुम्हारे लिए बहुत सारे सोने के गहने हैं। तुम इनको पहनकर तैयार हो जाना। कुछ ही देर में गेस्ट आते ही होंगे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। इतने सारे गहने मेरे लिए जेठानी जी? सचमुच हम दोनों तो बड़ी ही किस्मत वाली हैं जो ऐसा सोने से भरा ससुराल हमें मिला है। शगुन, आज तुम ये चकाचौंध देखकर, अपने सोने की चीजों से भरे ससुराल को देखकर खुश हो, लेकिन आगे चलकर यही तुम्हारे दुख की वजह भी बनेगा। वाह, ये तो बड़े अच्छे घर में आ गई तू शगुन। यहाँ तो सब कुछ सोने का ही है, और अगर मैं वही अपने रिश्तेदारों के साथ रहती तो जिंदगी भर उनकी बातें ही सुनती रहती। हे राम, ये तो इतने सारे गहने हैं। इतने गहने पहनकर तो मैं थक ही जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, ये सोने का सेट ही पहन लेती हूँ। ये रानी हार, कमरबंद, इतना सब तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। बड़ी बहू, मैंने तुझे थाल भरकर गहने दिए थे छोटी बहू को देने के लिए, लेकिन तू इसे 4 गहने पकड़ा कर आ गई। और तू छोटी बहू, तेरी आंखों पर भी पर्दा पड़ा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दिया कि हमारे घर में हर चीज सोने की बनी है, लेकिन फिर भी तू ये 2 गहने पहन कर आ गई। माँ जी, जेठानी जी ने तो मुझे ढेर सारे गहने ही दिए थे, लेकिन वो मैंने ही जानबूझकर नहीं पहने क्योंकि इतने गहने मुझसे पहने नहीं जाने थे। छोटे घर से आई तुम गरीबों से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ मैं? इतने गहने कभी देखे ही नहीं होंगे तूने। आज शाम को हमें मिस्टर मल्होत्रा के बेटे की शादी में जाना है। तुम दोनों शाम को सोने के सारे गहने पहनकर तैयार रहना, हम सब शादी में जाएंगे। जी माँ जी। शाम को वो सभी तैयार हो जाते हैं। वो सभी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में काफी जाम था, जिसे देख उर्मिला अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी काली पहाड़ी वाले मोड़ से ले चलो। लेकिन मैडम, रात को उस रास्ते पर जाना ठीक बात नहीं है। वो सुनसान जंगल वाला रास्ता है। हाँ माँ जी, मैंने भी सुना था वहाँ काफी लुटेरे रहते हैं। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। उर्मिला के आगे किसी की नहीं चलती। ड्राइवर उस रास्ते से गाड़ी लेकर जाता है। कुछ दूरी पर सुनसान वाले रास्ते पर चलते हुए कुछ गुंडे उनकी गाड़ी रोककर खड़े हो जाते हैं और सबको गाड़ी से बाहर निकालते हैं। आज तो लगता है सोने का सारा शोरूम चलकर हमारे पास आया है। ए बुढ़िया, चल अपने सारे गहने निकाल और अपनी दोनों बहुओं को भी बोल। खबरदार जो मेरे गहनों को हाथ भी लगाए तो। माँ जी, ये इनसे बहसबाजी करने का समय नहीं है। अरे जान रहेगी तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। गुंडे उसे चाकू मार देते हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा सोने में रहना और दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। अब बहुओं में तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि तुम इतने सारे गहने पहनो। अब जो तुम्हारे मन में आए वैसा ही पहनो, वही करो। अब तो मैं कभी इतने गहने ना पहनूं। उस दिन के बाद से उर्मिला ने कभी भी अपनी बहुओं को ढेर सारे गहने पहनने के लिए नहीं कहा।